सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा उस बात पर जिस पर सदन में चर्चा नहीं हो पा रही। देश की सबसे बड़ी पंचायत है संसद। संसद में दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों में ही गतिरोध की स्थिति पिछले 4 दिन से बनी हुई है। आज जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं उससे कुछ देर पहले ही संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना जवाब दे पाए, आभार ज्ञापित कर पाए। लेकिन लोकसभा में 2 दशक बाद फिर से वह शर्मनाक काम हुआ जिसके तहत देश के प्रधानमंत्री अपना भाषण नहीं दे सके और बिना उनके भाषण के ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित हो गया। हमारा आज का विषय है संसद, पीएम का बजट सार, विपक्ष का बहिष्कार। लेकिन मामला इतना सरल नहीं है। देश जब अपनी आजादी के बाद विधिवत संवैधानिक लोकतंत्र की स्थापना के 75 वर्ष पूरा कर रहा है, जिसको अमृत काल की संज्ञा दी जा रही है, उस अमृत काल में लोकतंत्र की सबसे मुखर बात संवाद वो खत्म हो रहा है। और कहां खत्म हो रहा है? देश की सबसे बड़ी पंचायत में। संसद के अंतर्गत सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच एक दूसरे को नीचा दिखाने की इतनी जबरदस्त होड़ है कि तय करना मुश्किल हो रहा है कि कौन कितना नीचे जा रहा है। नेता नीचे जा रहे हैं, पार्टियां नीचे जा रही हैं या हम नीचे जा रहे हैं। एक दूसरे के प्रति शब्दावली ना तो मतभेद तक रह गई ना मनभेद तक रह गई। कुल मिलाकर एक दूसरे को पूर्णतः अस्वीकार करने की राजनीति इस समय देश में हावी हो गई है। एक दूसरे की गरिमा को कितना तार तार किया जा सकता है, कमोबेश वह दृश्य जो मोहल्ले की लड़ाई में दिखाई देता है वह अब संसद में दिखाई देता है। संसद के अंदर हो या संसद के गलियारे के बाहर, नेता एक दूसरे के प्रति जिस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे देखकर सुनकर सिर शर्म पे झुक जाता है। बात चाहे देश के प्रधानमंत्री के समर्थन में खड़े हुए सत्ता पक्ष के तमाम सांसदों और मंत्रियों की करे और चाहे नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे राहुल गांधी समेत विपक्ष के अन्य नेताओं की, सब भाषा के स्तर पर दीनहीन और दरिद्र दिखाई दे रहे हैं। हम आज इस पीड़ा के साथ ही इस बातचीत को करने जा रहे हैं। संसद में बजट सत्र है। बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के भाषण से होती है। एक सामान्य परंपरा है कि राष्ट्रपति के भाषण के अंतर्गत सरकार की रीति नीति को अपने तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। भाषण राष्ट्रपति का होता है पर वह दरअसल सरकार की नीति और नीयत का दस्तावेज होता है और उस भाषण पर चर्चा के माध्यम से सत्ता पक्ष और विपक्ष मीमांसा करके देश को बताने की कोशिश करते हैं कि हम कहां जा रहे हैं। क्या ही दुर्भाग्य है कि देश की जनता के द्वारा चुने गए 545 सांसदों में से कुल जमा 3 सांसद इस भाषण पर, इस अभिभाषण पर अपना मन प्रकट कर पाए। वो तीनों ही सांसद सत्ता पक्ष के थे। जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपनी बात कहने को खड़े हुए और जब उन्होंने कुछ बातों का उल्लेख करना चाहा तो सत्ता पक्ष ने दमदार तरीके से उसका विरोध कर दिया। विरोध करने वालों में देश के गृह मंत्री अमित शाह और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक शामिल थे। जब इतने बड़े नेता विरोध में खड़े हो जाएंगे तो तय था कि सत्ता पक्ष के बाकी सांसद भी मुखर होकर खड़े हो गए। लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर ओम बिरला की भूमिका कटघरे के घेरे में है, ऐसा विपक्ष की दलील है। वह सत्ता पक्ष के लिए ढाल के तौर पर प्रस्तुत हो रहे थे, यह विपक्ष का आरोप है। हद तो तब हो गई जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने झल्लाकर यहां तक कह दिया कि माननीय अध्यक्ष जी आप ही बता दीजिए कि मुझे क्या बोलना। संदर्भ क्या था? संदर्भ था कि वह पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की किताब का उल्लेख करना चाहते थे जो तथाकथित तौर पर प्रकाशित नहीं हुई, पर एक मैगजीन ने उस किताब के हवाले से कुछ हिस्से प्रकाशित किए हुए थे। वह उसे कोट करना चाहते थे। वह कोट करना अखर गया सत्ता पक्ष को। विपक्ष की दलील यह है कि दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के तमाम सांसद नेता मनचाहे तरीके से किताबों का, अखबारों का और मैगजीनों का उल्लेख करते हैं और उन पर कोई रोक टोक नहीं होती। प्रधानमंत्री लोकसभा में भाषण नहीं दे पाए। लोकसभा अध्यक्ष की सूत्रों के हवाले से दलील आई है, उन्हें अंदेशा था कि प्रधानमंत्री पर सदन के अंदर हमला हो सकता है, इसलिए उन्होंने ही आग्रह कर दिया कि आप संसद में ना आए। या अपने आप में हमारे लिए अचंभित कर देने वाला बयान खबर है, इसलिए कि देश का प्रधानमंत्री अगर लोकसभा के अंदर ही सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा तो हम देश को लेकर कहां जा रहे हैं। पर राज्यसभा में कमोबेश ऐसी स्थिति नहीं हुई। राज्यसभा में प्रधानमंत्री खुलकर बोले।
प्रधानमंत्री के भाषण की शुरुआत होते ही विपक्ष ने हंगामा किया, नारेबाजी की। प्रधानमंत्री ने कटाक्ष भी किया, जो उनकी एक विशेषज्ञता है, एक अपनी शैली है। उन्होंने कहा कि खड़गे जी, जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में राज्यसभा में और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो उनकी उम्र का लिहाज करते हुए उन्हें बैठकर नारे लगाने की अनुमति दी जाए। प्रधानमंत्री ने भाषण शुरू किया, विपक्ष रोक नहीं पाया तो विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया। विपक्ष की गैर मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने धारा प्रभाव तरीके से अपनी बात रखी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर तो जो उन्होंने कहा सो कहा, पर विपक्ष को उन्होंने खासा निशाने पर लिया और विपक्ष में भी कांग्रेस पर वह जमकर बढ़ते। कांग्रेस को सारी विफलताओं के लिए उन्होंने जिम्मेदार ठहराया। पर इन सब के बीच में आज हम जो बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि आप एक दूसरे को जितना भी दोषी ठहराएं, पर देश को कहां लेकर जाएंगे, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। तो आज कमोबेश इस एक हफ्ते के घटनाक्रम पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर चिंतामणि मालवीय हैं, कभी इसी संसद का हिस्सा रहे हैं डॉक्टर चिंतामणि मालवीय। वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के सम्मानित सदस्य हैं, वो हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेता है, विचारवान नेता हैं। हमारे साथ प्रताप भानु शर्मा जी हैं, उन्होंने भी 1 दशक इसी संसद में गुजारा है। विदिशा क्षेत्र से वो लोकसभा के सदस्य बना करते थे, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम राजनीतिज्ञों में शुमार हैं। वह हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद है। अब जो सदन में चर्चा होती है ना, उसमें नियम कानूनों का बड़ा हवाला दिया जाता है। अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दे दिया, अध्यक्ष जी ने नियम के हवाले से ऐसा कहा है। वो नियम हैं या नियम बता दिए जा रहे हैं या नियम नए बना दिए जा रहे हैं, इसकी मीमांसा की जरूरत है। हमारे साथ भगवान देव इसरानी जी हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव हैं, विधानसभा या विधायिका के नियमों के जानकार हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कितना सही और कितना गलत, और इन सब के बीच में खरी खरी कहने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी से करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं, राहुल गांधी से इतना डर क्यों लगता है? क्यों राहुल गांधी के बोलने के लिए खड़े होते ही सत्ता पक्ष तिलमिला सा उठता है? राहुल गांधी की जुबान से शब्द बाद में आते हैं, विरोध को लेकर सत्ता पक्ष से आवाजें पहले आने लगती है। कमोबेश ऐसा महसूस होता है। एक नेता जिसके संदर्भ में आपकी दलील है कि उसके नेतृत्व में उनकी पार्टी 95 से अधिक चुनाव हार चुकी है, जिस नेता को आप लगातार हरा रहे हैं, उस नेता के मुंह से आवाज निकलने की आहट से ही आप आशंकित क्यों हो जाते हैं? डॉक्टर चिंतामणि मालवीय, थोड़ा बताएंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि जब से राहुल गांधी जी ने कमान संभाली है, और पिछली बार भी नेतृत्व उनके पास भी था, चाहे नेता प्रतिपक्ष कोई और हो। वैसे भी तो इसके पहले तो नेता प्रतिपक्ष, जब 14 से 19 में तो नेता प्रतिपक्ष की कोई बात ही नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि जब से उनके पास नेतृत्व आया है, इसका पतन हुआ है, इसकी गरिमा घटी है। और हर बार वो इस तरह के मुद्दे उठाते हैं। जब भी कोई सदन आता है, वो इस तरह का किसी अखबार में छपता है, कोई रिपोर्ट छपती है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, और उस गैर जिम्मेदाराना और तथ्यविहीन बात को लेकर के वो संसद को बाधित करते हैं। और उसमें जिस स्तर तक वो चले जाते हैं, वैसा स्वरूप संसद ने कभी नहीं देखा। वर्तमान में जो घटना है, ये तो हम सब स्वाभाविक है कि जो किताब छपी नहीं है उसके अंश नहीं पढ़े जा सकते। दूसरी बात, अगर किसी अखबार ने छापा तो वो भी रूल है कि भाई जो अखबार में छपी हुई बात सदन में नहीं रखी जाती। तो वो बहुत टेक्निकल बात है, इसमें किसी को मतलब उनको इतना जिद नहीं करना चाहिए। वो वैसे ही बात रखते हैं। यही बात अगर वो बगैर संदर्भ के भी रख सकते थे कि ऐसा ऐसा हुआ है, या वैसे तो वो संदर्भहीन बात थी क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा थी। तो अभिभाषण पर चर्चा करने की बजाय वो बाहर के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। वैसे वो नेता प्रतिपक्ष है, उनको अधिकार है, लेकिन बेसनद बात करने का अधिकार नहीं है। तो मैं जो कह रहा हूं, जिस बात का दुख मुझे है, और मुझे विश्वास है कि खुद प्रताप भानु शर्मा जी को भी इस बात का दुख होगा कि जो गरिमा घट रही है संसद की, और ऐसे शब्दों का उपयोग हो रहा है, और इस तरह की घटना हो रही। भाई खुद नेता प्रतिपक्ष जा रहे हैं, प्रधानमंत्री को गले लगा रहे हैं, जबरन गले लगा रहे हैं। भाई ये क्या तरीका है? आंख मार रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो ये चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये चिंता का विषय कांग्रेस का है। कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि भाई हम किस ओर ले जा रहे हैं संसद के स्तर को, इसका जो मयार है, इसकी जो गरिमा है, उसको हम कहां ले जा रहे हैं, ये चिंता कांग्रेस की है। अच्छा चिंतामणि जी, जरा 2-3 बातों पर रोशनी चाहूंगा। एक तो आपने कहा किसी की भी बात को कोट कर दे रहे हैं, मतलब आप सत्ता में हैं, ठीक है, 11-12 साल से, तो इसका अर्थ यह हो गया कि अब देश का जो सेना का प्रमुख रहा है
जनरल रहा है वो अब कोई में आ गया है? मतलब सेना के संदर्भ में आपका यह भाव है, आपकी पार्टी का यह भाव है? क्योंकि राहुल गांधी जिनको कोट कर रहे थे वो सेना के सैन्य प्रमुख रहे, एक। दूसरा, आप तो स्वयं इस संसद का हिस्सा रहे हैं, 5 साल आपने इस संसद की शोभा बढ़ाई है। हम तो जाने कितनी खबरों को कवर किए हुए हैं, जब अखबार में छपी हुई खबर ही उस दिन की संसद या विधायिका की कार्रवाई का सबसे बड़ा हिस्सा होती थी कि अखबार में ऐसा छपा है, सरकार जवाब दे। वो सरकार जवाब देती थी। आपने तय कर लिया कि हमें नहीं देना, तो ये नियम ही नहीं है। आप पहली बार अपने सार्वजनिक जीवन में ऐसा देख रहे हैं। 2, तीसरा, आपके नेता तय करेंगे किताब छपी कि नहीं छपी। राहुल गांधी कल ले आए, किताब दिखा दी उन्होंने, ये देखो छपी हुई है। लोकार्पण नहीं हुआ पर किताब तो ये है। और अगर किसी मैगजीन ने कोई गलत खबर छापी हुई है, वो भी देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में, रक्षा मंत्री के संदर्भ में या सेना के सैन्य प्रमुख के संदर्भ में, तो सरकार बता दी कि उसके खिलाफ हमने ये कड़ी कार्रवाई की है। देश की गरिमा के साथ ये खिलवाड़ करने की कोशिश इस मैगजीन ने की, तो उसके खिलाफ हमने ये कार्रवाई कर दी है। थोड़ा आप बताएंगे कि किस बात से आप इतना आशंकित हो जाते हैं कि राहुल गांधी कुर्सी से खड़े होते हैं अकेले और पूरा का पूरा सत्ता पक्ष खड़ा हो जाता है आशंका से? बताओ तो सही, एक हारे हुए नेता से इतना हैरान परेशान आप क्यों हो जाते हैं? मेरा सवाल केवल इतना है। आप बता दो, राहुल गांधी तो लगातार हरवा रहे हैं अपनी पार्टी को, पर फिर भी आप इतने हैरान हो जाते हैं। अगर राहुल गांधी लगातार जीत रहे होते तो आप तो शायद सदन में भी ना बैठते। देखिए, हैरानी परेशानी की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल नहीं है। ये हैरानी और परेशानी सब कांग्रेस पार्टी की, उनकी तकलीफ वो बता भी नहीं सकते बाहर की हमको कितनी तकलीफ है इस नेतृत्व से, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि परिवार की संपदा हो गई है पार्टी। वो कस्टोडियन नहीं है, वो रक्षक नहीं है, बल्कि मालिक हो गए, इसलिए वो कुछ बोल भी नहीं सकते। मालिक के आगे प्रताप भानु जैसे सुधी नेता भी क्या बोलेंगे। लेकिन मैं जहां तक आपने जनरल की बात करी, सेनाध्यक्ष की बात करी, पहले सेनाध्यक्ष जनरल लोखाड़ से लेकर के, जो अंग्रेज थे, जनरल लोखाड़ से लेकर के तो जनरल वीके सिंह तक, अगर सेना अध्यक्षों का किसी ने अपमान किया और उनके खिलाफ संसद में प्रस्ताव तक लाने की बात अगर किसी ने की है तो वो कांग्रेस पार्टी। और सारे सेनाध्यक्ष, चाहे वो जनरल थिमैया हो या सेम मानेकशा हो, ये सारे लोग कांग्रेस के रवैये से दुखी रहे हैं और सेना को हमेशा दोयम दर्जे का और सेना को मतलब गौण समझने का काम जो अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने चिंतामणि, किया। आप बताओ, आप तो सेना का बहुत सम्मान कर रहे हो ना, आपके अनुसार तो सेना सर्वोपरि है, आपके लिए बड़े सम्मान का विषय है। सेना का जवान और सेना का जो प्रमुख, उसकी किताब लिखे हुए 2 साल होने को हैं अनुमति के लिए। आप अभी तक अनुमति ना दे सके, 2 साल में आप एक किताब ना पढ़ सके। आप तो बता दो, आपकी सरकार त्वरित फैसले लेती है, तुरंत फैसले लेती है। एक किताब के संदर्भ में फैसला लेने में आपको साल 2-2 साल लग रहे हैं। इस त्वरित कार्रवाई के संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे चिंतामणि जी आप? देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन वह स्वतंत्रता तब बाधित हो जाती है जब देश की सुरक्षा और देश की संप्रभुता का सवाल हो। इसलिए जिनको पास वर्दी रहती है, जो वर्दी में रहते हैं, उनको अपनी सीमाओं का और अपनी पद और गोपनीयता का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे हर कोई जो बड़े पदों पर रहा है और वो इस तरह की किताब लिखने लगे और गोपनीय बातों, तो देश में कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। नहीं तो मतलब आप मानते हैं नरवणे जी ने गोपनीयता का ध्यान नहीं रखा, वर्दी का ध्यान नहीं रखा, सेना की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा, देश की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा, कुल मिलाकर उन्होंने एक गलत आचरण किया है, ऐसा डॉक्टर चिंतामणि? ये तो खैर सेना का जो नियम है वो तय करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि चीन के मुद्दे पर कम से कम राहुल गांधी को बोलने का अधिकार नहीं है। वो कोई नैतिक अधिकार नहीं रखते चीन के मुद्दे पर बोलने का। जिनके नानाजी ने चाइना को घुसने दिया तिब्बत में, क्योंकि आप जानते हैं कि चीन हमारा पड़ोसी कभी नहीं रहा, हमारा पड़ोसी तिब्बत था। और तिब्बत पर अधिकार कर जो चीन को हमारा पड़ोसी बनाने का काम, ये तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। हम सब जानते हैं कि चाइना ने जब चाइना ने अधिग्रहण किया, चिंतामणि जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू में ही वो साहस था, वो दम था कि उन्होंने दलाई लामा को चीन के विरोध को नजरअंदाज करते हुए इस देश में आश्रय दिया, क्योंकि भावनात्मक जुड़ाव
इस देश का तिब्बतियों के साथ था। तिब्बत की निर्वासित सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू के कालखंड में ही भारत में स्थापित हो पाई, आपकी जानकारी के लिए। लेकिन मैं इस चर्चा को विस्तार देना चाहूंगा, प्रताप भानु शर्मा जी के पास आना चाहूंगा और प्रताप भानु जी से जानना चाहूंगा क्या है आपके नेता का यह तौर तरीका। सदन के बाहर खड़े होकर अपने एक पूर्व साथी को गद्दार कह के बुलाते और हाथ में मिलाना चाहते हैं। मोदी जी के लिए जिस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, अपने से पिता की उम्र के व्यक्ति के संदर्भ में इस भाषा का इस्तेमाल तो गली मोहल्ले की बातचीत में भी नहीं किया जाता। जो राहुल गांधी इतनी बड़ी विरासत के उत्तराधिकारी हैं और देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री के संदर्भ में इस तरीके की भाषा उपयोग में लाने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा प्रताप भानु जी आप बताएंगे किस बात की इतनी हताशा, निराशा और उत्तेजना आपकी पार्टी के इस नेता के मन में है कि कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। डॉक्टर हिमांशु साहब, राहुल गांधी के मन में कोई निराशा नहीं है, कोई हताशा नहीं है। एक प्रतिपक्ष के नेता या लोकसभा के चुने हुए निर्वाचित संसदीय दल के नेता होने के नाते जो उनका कर्तव्य है राष्ट्र के प्रति, देश की लोकतंत्र के प्रति, वो उन्होंने निभाया है। और निभाने का परसों 2 दिन पहले भी यही प्रयास उन्होंने किया था। जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, एक ज्वाइंट सेशन होता है हमारा पार्लियामेंट का, जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं, और उसमें जिस विषय को वो ले रहे थे वो विषयांतर नहीं था। वो राष्ट्रपति अभिभाषण में पूरे राष्ट्र की राष्ट्रीय मुद्दे, हर विभाग के राष्ट्र से संबंधित, माने चाहे सुरक्षा से संबंधित हो, विदेश से संबंधित हो, अर्थनीति से संबंधित हो, किसी भी तरह के हो, उस पर बोला जाता है। मैं भी बोला हूं, मैंने भी राष्ट्रपति अभिभाषण में कई बार भाषण देने का मौका मिला, मुझे चांस में मिला है। तो स्पीकर की भूमिका सबसे निंदनीय रही है, पक्षपातीपूर्ण रही है, और उन्हीं ने उस काम को बिगाड़ा है। प्रतिपक्ष के नेता, यदि किसी किताब के बारे में कोई उल्लेख हुआ था या कैरवान में रिपोर्ट छपी थी जिसमें थल सेना प्रमुख ने जो बात कही थी, उतने ही तो सेंटेंस पढ़ना चाहते थे और वो ऑथेंटिकेट कर रहे थे उसको। पहले उन्होंने कहा ऑथेंटिकेटेड नहीं है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर, हमारे पार्लियामेंट्री मिनिस्टर सब खड़े हो गए, कहले नहीं बोल सकते, नहीं। अरे कैसे नहीं बोल सकते? जो नियम 349 है वो तो ये कहता है ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। यदि कोई अखबार से, मैगजीन से या किसी बुक से उद्धृत है तो संसद सदस्य बोल सकता है, स्पीकर रोक नहीं सकते उनको। यदि वो विषय नहीं चल रहा होता पार्लियामेंट में तब वो नहीं बोल सकते थे, पर जब वो विषय चर्चा के अंतर्गत चल रहा था, राष्ट्रपति अभिभाषण हो रहा था, उसमें नेता प्रतिपक्ष को रोकना, आ बैल मुझे मार, एक ऐसी मुसीबत पैदा कर दी संसद के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। जब भी नया सत्र शुरू होता है, राहुल गांधी कुछ कहना चाहते हैं, नेता प्रतिपक्ष कुछ कहना चाहते हैं, तो ये स्पीकर की भूमिका। अच्छा, एक बात बताओ प्रताप भानु जी, एक दुविधा मेरे मन में है, एक जिज्ञासा मेरे मन में है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अमूमन देखता हूं राहुल गांधी लोकसभा में अपना भाषण नहीं दे पाते, आप आरोप लगाते हो बोलने नहीं दिया जा रहा, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। वहीं उसके समानांतर राज्यसभा में खड़गे जी का भाषण हो जाता है, खड़गे जी बढ़िया से बोल लेते हैं। तो आपसे जानना चाहता हूं, ये खड़गे जी ने भाजपा के साथ सेटिंग कर ली है क्या, तो इसलिए उन्हें बोलने दिया जाता है? राहुल गांधी जी की सेटिंग नहीं बैठी इसलिए नहीं बोल पाते, ऐसा है क्या? ये खड़गे जी ने क्या गोटी फिट की जो राहुल गांधी नहीं कर पा रहे? देखिए जी, ये भाजपा के लोग, नरेंद्र मोदी जी और उनके पूरी पार्टी के, उनके जितने भी पिछलग्गू हैं, अंधभक्त हैं या सरकार में उनके कारण बने हुए हैं, वो इस बात को जानते हैं कि राहुल गांधी बड़े तीखे सवाल पूछते हैं, अध्ययन करके पूछते हैं, और ये लोकसभा का वो फोरम होता है जहां जनहित के सवालों को प्राथमिकता दी जाती है और ज्वलंत मुद्दों को उठाया जाता है। ये दोनों राज्यसभा लोकसभा में थोड़ा फर्क होता है डिबेट करने में। मतलब आप ये बता रहे हो कि एक तो मल्लिकार्जुन खड़गे अध्ययन के साथ नहीं बोलते, दूसरा उनमें तीखे सवाल करने की समझ नहीं रहती। ये दोनों जो हुनर हैं वो केवल राहुल गांधी में है, इसलिए राज्यसभा में खड़गे जी का भाषण हो जाता है और लोकसभा में राहुल जी का नहीं हो पाता।
नहीं, ये आपको जो भ्रम हो गया है उसका समाधान मैं कर देता हूं। जी। ये मैंने नहीं कहा, ये आपने कहा है। मैंने तो ये कहा है कि जिन ज्वलंत मुद्दों को प्रमुखता से लोकसभा में उठाया जाता है वो जनता के हित के और सीधे जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। और राहुल गांधी को झूठा दिखाने की, नीचा दिखाने की ये पूरी बीजेपी ने सुपारी ले रखी है। नहीं, आपसे थोड़ा और विवेचन चाहूंगा। आप बहुत वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं प्रताप भानु जी। आपने ये लोकसभा और राज्यसभा का बड़ा महत्वपूर्ण फर्क बताने की कोशिश कि लोकसभा में जनता से जुड़े हुए मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाते हैं और राज्यसभा में क्या होता है, चाय वाय पी जाती है, नाश्ता वाश्ता किया जाता है, थोड़ा सा बुद्धि विलास हो जाता है, बस इतना। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी विषय उठते हैं वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी दोनों हाउस की होती है। वो विषय तय करती है, उस पर चर्चा के लिए समय तय करती है, इसके बाद वो हाउस में डिस्कशन। नहीं प्रताप भानु जी, आप थोड़ा मुझे उलझा रहे हो, आप मेरी मदद नहीं कर रहे। देखो, अभी तो राष्ट्रपति का भाषण हुआ था, संयुक्त सदन में सत्र में हुआ था, मतलब दोनों सदन के नेता एक साथ सदन में मौजूद थे और उसमें राष्ट्रपति ने भाषण दिया। अब उस भाषण पर चर्चा चल रही है, लोकसभा में अलग, राज्यसभा में अलग। तो आपका कहना यह है क्या कि लोकसभा में उस भाषण पर ज्यादा गंभीरता से विमर्श होता है, जनता को ध्यान में रख के विमर्श होता है, जनता को केंद्र में रखकर सांसद अपनी बात कहते हैं? राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। राज्यसभा में सतही तौर पर निपटा दिया जाता है, इसलिए वहां पर इतना तेवर नहीं आता। इसलिए राहुल गांधी में तेवर है, खड़गे जी में तेवर नहीं है, ऐसा है। ये तो आप दोनों का एनालिसिस गलत तरीके से कर रहे हैं। अरे आप जो बोल रहे हो मैं तो केवल उसी को समझने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे दर्शक भी वही समझने की कोशिश कर रहा हूं। आप समझाओ ना। मैं समझा रहा हूं, आप समझने ही तैयार नहीं है तो मैं क्या समझाऊं जी। मैं तो ये कह रहा हूं आपसे कि जब एक विषय विधानसभा लोकसभा में तय हो गया कि इसको नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में उठाएंगे, राज्यसभा में इसके बाद ही अभिभाषण पे या बजट पे बहस होती है। राज्यसभा में दूसरी बहस चल रही थी उस समय, और जब नेता प्रतिपक्ष ने ये तय कर लिया था, पार्टी के विद इन पार्टी फोरम ये तय हो गया, पार्लियामेंट्री पार्टी ने ये तय कर दिया कि इस मुद्दे को राहुल गांधी उठाएंगे, तो उस मुद्दे को राज्यसभा में नहीं उठाया जाता। और उनके पास अभिभाषण पे दूसरे मुद्दे, विदेश नीति होती, ट्रंप की डील होती, ट्रेड डील होती, ऐसी जब विषय तय हो जाते हैं उसके हिसाब से हम जो लीडर होते हैं उस हाउस के, वो अपने आप को अपनी तैयारियां करते हैं। मतलब आपका कहना है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील, यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील, ये इतने महत्वपूर्ण विषय नहीं थे देश के लिए। देश के लिए महत्वपूर्ण विषय था, वो था नरवणे जी की टिप्पणी, तो इसलिए वो राहुल गांधी ने उठाया। ये ट्रेड डील वगैरह तो छोटे मोटे विषय हैं, तो इनको खड़गे जी के हवाले कर दिया, ऐसा है क्या? विषय का यदि हम आपस में विभाजन तय कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत उसमें नहीं होती। सब विषय दोनों हाउस में डिस्कशन किए जा सकते हैं, पर आप उससे विषयांतर मत करिए। आप तो ये, मैं तो आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि स्पीकर ने राहुल गांधी को वो मुद्दा क्यों नहीं उठाने दिया? राहुल गांधी को पूरा अधिकार था वो उठाने का, जब उन्होंने ऑथेंटिकेट कर दिया था। क्यों विपक्ष के नेता की आवाज लोकसभा में दब? विपक्ष के नेता की आवाज क्यों नहीं उठाई? इस बात को जोरदार तरीके से इस कार्यक्रम में प्रताप भानु शर्मा उठा रहे हैं। उत्तर के लिए किसके पास जाए? ओम बिरला जी तो हमारे पास है नहीं, पर हमारे पास फिर भी एक शख्स है, नाम उनका भगवान देव इसरानी है, नियम कानून के जानकार है। उम्मीद करते हैं वो थोड़ा बता पाएंगे कि नियम क्या कहता है। आजकल ये बड़ा जबरदस्त तरीका आ गया, जो मन को ना भाए उसे कह दो ये नियम के अंतर्गत नहीं है। इसरानी साहब ये बताओ कि पीठ पर बैठा हुआ शख्स की इच्छा ही नियम है क्या? मेरी इच्छा ही कानून है, ये राजशाही में होता था, राजा की इच्छा को ही कानून माना जाता था। ऐसा हम राजनीति शास्त्र जब पढ़ते तब बताया जाता था। अब लोकशाही में भी ऐसा ही हो गया है, जो पीठ पर बैठ गया उसने तय कर दिया ये तय और वही तय, ऐसा है क्या? देखिए, सदन तो नियमों से ही चलना चाहिए और नियमों के तहत ही राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। ये हमारे संविधान में उल्लेख है, हमारे नियमावली में उल्लेख है, चाहे वो लोकसभा की हो चाहे किसी प्रदेश की हो। राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, उसमें एक बताऊं हिमांशु जी, राज्यपाल का अभिभाषण हो चाहे राष्ट्रपति का अभिभाषण हो, उसमें अमेंडमेंट भी दिया है। क्योंकि राष्ट्रपति का अभिभाषण या राज्यपाल का अभिभाषण एक नीतिगत दस्तावेज होता है और जब आप और उसमें अमेंडमेंट दिए जा सकते हैं। ये बात खुद बिरला जी ने 2020 की व्यवस्था जो हम सुन रहे हैं आजकल डिबेट में कि भाई आपके राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो
बिंदु उठाए गए उसके अलग भी आप बिंदु उठा सकते हैं, क्योंकि उठा सकते हैं। भाई राष्ट्रपति के अभिभाषण में हमेशा ही कहा जाता है राज्यपाल को आपने ये छोड़ दिया, आप इस बारे में बताइए, आपने ये बात उल्लेख नहीं करी, ये होता है। और ये आपके जो प्रोसीजर है, जो रूल है हमारे लोकसभा के, लोकसभा का रूल 18 ये कहता है कि आप अमेंडमेंट उसमें दे सकते हैं। दूसरी बात, जो किताब का रेफरेंस बात नरवणे जी की जो बात आ रही है, वो एक रेफरेंस है और रेफरेंस आदिकाल से दिए जा रहे हैं। देखिए रेफरेंस और आरोप में बहुत फर्क है जी। रेफरेंस अखबार के भी दिए जाते हैं, किताबों के भी दिए जाते हैं, मैगजीन के भी दिए जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। जब आदमी अपने भविष्य भाषण देता है तो कई रेफरेंस किसी बुक के भी देते हैं, कई बार सैकड़ों बार हमने देखा है लोकसभा में जो है रेफरेंस देते हैं, कोई किताब का रेफरेंस देता है, कोई कबीर का रेफरेंस देता है, कोई बुद्ध का रेफरेंस देता है, कोई जगन्नाथ का रेफरेंस देता है, राष्ट्रपति के अभिभाषण में गुरु तेग बहादुर का रेफरेंस है। तो क्या है ये रेफरेंस होते हैं। आरोप लगाना है अगर आपको और आप चाहते हैं कि उस आरोप का जवाब आए तो वो आरोप लिखित में दीजिए, लेकिन आरोप अगर आप नहीं लगा रहे, आप रेफरेंस दे रहे तो रेफरेंस देने दीजिए उनको। इसमें क्या नई बात हो रही है? नहीं इसरानी साहब, इतना सरल मामला तो नहीं है ना, आप बात को समझिए। जब राहुल गांधी खड़े होकर रेफरेंस दे रहे थे तो वो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, और जिन्होंने उनके बोलने पर आपत्ति की वो कोई एक महज भीड़ के एक सांसद नहीं थे। उसमें देश के सम्माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, देश के सम्माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी शामिल थे, और तो और छोड़िए, जिनके ऊपर पक्ष और विपक्ष को समन्वय की जिम्मेदारी है, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी उसमें शामिल थे, जिन्होंने कहा यह बोला ही नहीं जा सकता, ये कहा ही नहीं जा सकता, ये कोई नौसिखिए तो है नहीं। एक लंबी संसदीय परंपरा के सशक्त हस्ताक्षर है इस देश में, बड़े जिम्मेदार पदों पर हैं। क्या आप इतनी आसानी कह देंगे इन्होंने अज्ञान के तहत ये बात बोल दी? होने से नियम नहीं बदलते हिमांशु जी, नियम है। नियम में राष्ट्रपति का अभिभाषण में आप देखिए कि आपने जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है उसमें आपने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख किया है, आपने इंटरनेशनल रिलेशन का उपयोग किया है, आपने ये भी कहा है कि आज जो आपके नीतियां हैं, आपके जो डिसीजन है वो भविष्य के लिए नजीर बनेंगे, सब आपने उल्लेख किया। इतना लंबा चौड़ा भाषण आया है, तो ये कैसे चाइना, देखिए ऑपरेशन सिंदूर की जब आप बात करते हैं तो चाइना, तुर्की सब पाकिस्तान की तरफ थे। तो आप ऑपरेशन सिंदूर का जब 26 पॉइंट में उल्लेख कर रहे हैं तो उसी संदर्भ में अगर वो चाइना को उल्लेख कर रहे हैं कि चाइना वहां तक आ गया था, तो चाइना नीति पे आप चर्चा करने में बुराई क्या है? भाई आने दीजिए ना, आप बताइए ना, सत्य बताइए ना। नहीं साहब, सही या गलत इसके लिए तो मेरे साथ में प्रेम कुमार जी हैं, वो बतौर पत्रकार टिप्पणी करेंगे। हम तो आपसे नियम कायदा प्लस कानून समझना चाहते हैं, आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या सत्ता पक्ष के ये माननीय सदस्य गलत दलील दे रहे थे, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि लोकसभा अध्यक्ष उनकी दलीलों के साथ सहमत थे, और उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी को कहा कि आप ये नहीं बोल सकते, आप ये हवाला नहीं दे सकते, आप ऐसा नहीं कह सकते। नियम बड़ा है या अध्यक्ष की व्यवस्था बड़ी है? ये कैसा लोकतंत्र हमने बनाया है? आप बोल दो कि नियम में तो बोल सकते हैं, पर हमने तो देखा कि भाई नहीं बोल सके। तो आपका कहने का आशय क्या है? हम एक ऐसे लोकतंत्र की व्यवस्था में हैं जिसमें नियम गौण है और कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है, यह आपसे समझना है। नहीं, आप मुझसे अपेक्षा कर रहे हैं कि जी, ये आपसे अपेक्षा है। नहीं, नियम सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है। जो नियम प्रक्रिया बनी है वो संविधान के प्रावधानों के तहत बनी है, चाहे वो लोकसभा की हो चाहे विधानसभा की हो। नियम के ऊपर कोई नहीं है। सिर्फ सत्ता पक्ष का गृह मंत्री हो जाना, संसदीय कार्य मंत्री हो जाना, रक्षा मंत्री हो जाना इनफ नहीं है, नियम से ऊपर नहीं है। नहीं इजरानी साहब, थोड़ा मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपने नियम के हवाले से दलील यह दी है कि वह बोल सकते थे, अर्थात राहुल गांधी वो कोट कर सकते थे, रेफरेंस दे सकते थे, यह आपका कहना है। लेकिन देश साक्षी है कि लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर मौजूद सम्माननीय ओम बिरला जी ने नियमों का हवाला देते हुए व्यवस्था दी कि यह संभव नहीं है, आपको याद नहीं दी जाती, और हमने देखा कि नहीं बोलने दिया गया। अब आपसे मेरी जिज्ञासा ये है, ये मेरा सवाल है कि अगर आप कह रहे हैं कि नियम महत्वपूर्ण है, व्यक्ति गौण है, तो फिर यह होना चाहिए था, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इसके खिलाफ क्या हो सकता है? लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा बताइए ना। देखिए, नियम सर्वोपरि है, नंबर 1। जिस 349 का वो उल्लेख कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई जो भी बात उठाएंगे वो रिलेवेंट होना चाहिए।
मैं कह रहा हूं वो रिलेवेंट थी। मैं कह रहा हूं कि नियम 18 जो कहता है उसमें अमेंडमेंट भी दिया जा सकता है। अब रिलेवेंट भी थी, नियम में संशोधन भी किया जा सकता है, रेफरेंसेस आते रहे हैं, आते रहेंगे। तो लोकसभा अध्यक्ष ने अगर वो रोका है तो वो सही नहीं किया, ये बात मैं कह रहा हूं कि वो उन्होंने न्याय नहीं। हमें बेबसी के मुहाने पर लाकर रख दिया। अविश्वास प्रस्ताव क्या कर लेगा भाई? कुल मिला के अध्यक्ष जी की व्यवस्था सत्ता पक्ष के हितों के साथ में जुड़ी हुई महसूस हो रही है। लोग ये आरोप लगा रहे हैं। अब आपने कहा कि नियम बड़ा है, पर अगर नियम का उल्लंघन हुआ है तो फिर जाके संबंधित व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। उसके संदर्भ में एक हताशा है, निराशा है, ये स्थिति है। पर मैं प्रेम कुमार जी के पास आता हूं और प्रेम कुमार जी आपसे समझना चाहता हूं कि आप क्या समझ पा रहे हैं इस पूरे दृश्य को लेकर, क्योंकि अगले चरण में हमें जो बातचीत करनी है वो प्रधानमंत्री के भाषण पर करनी है। यह हमारा इस चरण की चर्चा का अंतिम बिंदु है कि आप क्या समझ पा रहे हैं, हो क्या रहा है? जी देखिए, आप जो चर्चा कर रहे हैं यहीं से हम बात उठाते हैं कि संसद के भीतर कोई सदस्य अमर्यादित बात करे तो सदस्य तो नियम तोड़ सकते हैं। उसको नियम में रखने का एक सिस्टम बना हुआ है। लेकिन जब नियम में रखने का सिस्टम ही कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाए, एक सदस्य को कुछ भी बोलने की इजाजत दे, नियम तोड़ने की इजाजत दे, और एक सदस्य को कुछ भी बोलने नहीं देने के लिए एक सिस्टम अगर बोले, तो ये सिस्टम सौतेला व्यवहार करता हुआ दिखने लगता है। और वहीं पर सदस्य से ज्यादा पीठ, आसन और नियम महत्वपूर्ण हो जाते हैं और वो चिंता का विषय बन जाते हैं। तो ये उदाहरण है हमारे सामने। और आज भी हम देख रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी का अभिभाषण इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 3 महिलाएं ट्रेजरी बेंच को घेर कर बैठी थी और स्पीकर ये मान रहे थे, उनकी संज्ञान में था और वो असहाय थे सुरक्षा देने में प्रधानमंत्री जी को सदन के भीतर, जबकि उनके पास सारे अधिकार हैं। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल था। और आज जब प्रधानमंत्री राज्यसभा में भाषण दे रहे हैं तो सत्ता पक्ष की महिलाएं ट्रेजरी बैंक के आगे उनको सुरक्षा दे रही हैं और उनके हाथ में प्ले कार्ड्स भी है कि कुछ उसमें नारे भी लिखे हैं कि बोलिए, अब मैं भूल रहा हूं, कुछ नारे भी लिखे हैं। तो वही स्पीकर बोलते हैं कि आप आज ही भाई 60 सेकंड से में सदन की कार्यवाही रोक देते हैं, ये कहते हुए कि वे तख्तियां लाओगे तो बोलने नहीं मिलेगा। लेकिन वही राज्यसभा में तख्तियां लेकर के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में महिलाएं खड़ी हैं और वो आभास करा रही कि देखो, लोकसभा में तो नहीं बोलने दिया, वहां महिलाएं थी अपोजिशन की और यहां हम सत्ता पक्ष की महिलाएं हैं। भाई पूरा आरोप जो है नियम पर ही आता है, आसन पर ही आता है और पक्षपात साफ साफ नजर आता है। तो ये पक्षपात पर नजर आता है। लेकिन इस बिंदु पर आप क्या कहेंगे कि राहुल गांधी नहीं बोल पाते पर खड़गे जी बोल लेते हैं? इस बार प्रेम कुमार जी कुछ कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, मैं सुन रहा था उस समय, थोड़ी पहले भानु प्रताप जी से बात हो रही थी तो मेरे मन में भी इसका उत्तर आ रहा था। देखिए, राहुल गांधी निश्चित रूप से मास को ज्यादा इंपैक्ट करते हैं जी, और इन कंपैरिजन टू मल्लिकार्जुन खड़गे। बड़े नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन मास को इंपैक्ट राहुल गांधी करते हैं और जो इंपैक्ट मास को करता है उसी से उसका प्रतिद्वंदी डरता है। तो राहुल गांधी किसी विषय पर अगर बोलेंगे तो उससे मिर्ची सीधे सत्ता पक्ष को लगती है, उनको अपना बचाव कैसे करें ये रणनीति बनानी पड़ती है। तो रणनीति चूंकि वो उनको लगता है नहीं बोलने देना ज्यादा आसान रणनीति है, बोल देने के बाद की स्थिति हम शायद संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए राहुल गांधी को डिस्टर्ब किया जाता है। इसलिए राहुल गांधी को डिस्टर्ब किया जाता है। लेकिन आपसे एक आखिरी बिंदु इस पर समझना चाहूंगा, फिर चिंतामणि जी के पास चलूंगा। इस पूरे घटनाक्रम में क्या आप मानते हैं कि राहुल गांधी एक मजबूत लड़ाई कमजोर कारणों से हारते हैं? वह सदन के अंदर लड़ रहे थे, बाहर रवनीत बिट्टू को गद्दार कहकर स्वयं को कटघरे में खड़ा कर लिए, विषय का विषयांतर हो गया। कहां बात हो रही थी सदन के अंदर ना बोलने देने की, कहां बात आ गई सिखों के अपमान के संदर्भ में? क्या कहते हैं प्रेम कुमार जी, ये राहुल गांधी को आ बैल मुझे मार वाली कहावत इतनी ज्यादा क्यों भाती है? देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं और उसमें इसी से जुड़ी बात वो कह रहे हैं कि आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान कांग्रेस करती है,
वो कह रहे हैं कि स्पीकर जो नॉर्थ ईस्ट के थे उसका अपमान कांग्रेस ने कर दिया। वो कह रहे हैं कि स्पीकर जो दलित थे उसका अपमान कांग्रेस ने कर दिया। यानी बड़े बड़े पद जो कि पूरे देश के हैं, पूरे लोकतंत्र के हैं, वो राष्ट्रपति आदिवासी हो गई, स्पीकर दलित हो गया, स्पीकर नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो इस तरह से अभी प्रधानमंत्री जी का भाषण चल रहा है, उसमें इस तरह से ये बातें आ रही हैं। तो राहुल गांधी भी जब कुछ बोलते हैं तो वह क्या है कि उन्होंने बिट्टू को बोला, अब वो बिट्टू सरदार जी निकले तो वो उन्होंने सिखों का अपमान कर दिया। तो ये जो इस शैली में जो आक्रमण हो रहे हैं, तो अब हमें सोचना पड़ेगा कि राहुल गांधी या कोई भी व्यक्ति भाई सिख को बोले तो क्या पूरे सिख समुदाय का अपमान होगा? भाई स्पीकर कौन बैठा है, किस जाति का बैठा है, उसको देख करके प्रतिक्रिया दे। तो ये अगर सोचने की स्थिति बन रही है तो किसके कारण बन रही है? बस यहीं पर उत्तर छिपा हुआ है, यहीं पे उत्तर छिपा हुआ है। ये प्रेम कुमार जी का कहना है। लेकिन मैं वापस चिंतामणि जी के पास आना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी काफी हमलावर हैं अपने भाषण में। हालांकि हम कल भी इस पर विस्तार से बात करेंगे क्योंकि उनका भाषण बहुत ज्यादा विस्तृत है, उसमें कई विषयों को वह स्पर्श कर रहे हैं जिस पर एक बार विस्तार से बात करने की जरूरत होगी। पर आज के संदर्भ में उन्होंने ट्रेड डील को बड़ा कारण बताया है, उसे अपनी उपलब्धि के तौर पर बता रहे हैं। और वो ये बता रहे हैं कि देखो, पहले इस देश के साथ कोई डील नहीं करता था, अब विकसित देश इस विकासशील देश के साथ ट्रेड डील कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन ने किया, अमेरिका ने हमारे साथ ट्रेड डील किया। क्या कहते हैं आप? विपक्ष का आरोप है कि देश के हितों के साथ समझौता किया जा रहा है। डील हिंदुस्तान कर रहा है, बता अमेरिका का राष्ट्रपति रहा है। थोड़ा चिंतामणि जी बताएंगे, दोनों पक्षों के बीच में बड़ा विरोधाभास है। ये उपलब्धि है या ये हताशा है, निराशा में उठाया हुआ कदम है? देखिए, पिछले कुछ दिनों में नो बड़ी डील हुई 27 देशों से और यूरोपीय यूनियन सहित 27 देशों से जब डील होती है तो फिर मुझे लगता है कि वो पूरे परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहिए। ठीक है, अमेरिका चूंकि बड़ा देश है, वहां हमारे यहाँ के जो एमएसएमई और बड़े जो उद्योग हैं उनका बहुत सारा माल वहां जाता है और उसका फर्क पूरी हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। लेकिन वो डील के गुणदोष पर जाने की बजाय सीधे ये कह देना कि नहीं नहीं इसमें तो कुछ है ही नहीं, भाई कृषि क्षेत्र छूटा हुआ है, और भी जो वो 50% लगा रहे थे टैरिफ वो 18% पे आ गए। तो गुणदोष पे चर्चा की बजाय सीधे ये कह देना कि नहीं ये तो भारतीय के हितों पे समझौता किया गया है, डरपोक प्रधानमंत्री है, 56 इंच का सीना का। बार बार ये जो कोशिश है प्रधानमंत्री को डरपोक सिद्ध करने की, हर स्तर पर अपने ही प्रधानमंत्री को अपमानित करने की। भाई प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कहा वो बहुत सकारात्मक बात की कि भाई हम तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, हमने अनेक देशों के साथ डील की है, जो वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है उसमें भारत की एक महत्वपूर्ण स्थिति बनी है, ऐसी पहले कभी नहीं थी कि भारत इतना महत्वपूर्ण राष्ट्र हो। हम तृतीय जो है इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, हम आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, और हमने युवाओं की बात की, जो बहुत सकारात्मक बात एक प्रधानमंत्री अपने अभिभाषण में कर सकते हैं या अपने जवाब देने में कर सकते हैं, वो उन्होंने किया। लेकिन अब उसको हमलावर होना या ये कहना थोड़ी चुटकी लेना, ये तो हास परिहास का विषय है। अगर उन्होंने खरगे जी को कहा कि भाई आप बैठे बैठे भाषण दे दीजिए तो बैठे बैठे विरोध कर लीजिए, तो उसमें कोई तो चुटकी लेना हुआ। मुझे नहीं लगता कि इसमें हमलावर जैसा, उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों का परिचय देश से कराया जैसा कि जवाब होता है। नहीं, उन्होंने इतना ही चुटकी लेने में थोड़ी छोड़ दिया। वो तो ये भी कहा कि कांग्रेस के नेताओं के पास तो विजन नहीं था, कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के पास कोई दृष्टि नहीं थी, भविष्य को लेकर कोई योजना नहीं थी। उन्होंने तो दावा किया कि उठाकर देख लो लाल किले के भाषण से जो कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के भाषण थे, उसका विश्लेषण तो आपको पता चल जाएगा कि इनकी कोई दृष्टि नहीं है। दृष्टि तो हमारे समय से आई है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। आप देखिए, हमने जो है वो चाइना की बात हो रही, चाइना को तिब्बत दे दिया और पंचशील समझौता भी कर लिया। हमने सीमाएं तय नहीं की, हमने कश्मीर का एक थर्ड फोर्थ दे दिया, हमने यहाँ देश का विभाजन हुआ लेकिन सारे मुसलमान यहाँ रख लिए, हमने उनको जाने ये इनको। और 71 के युद्ध में हमने 93,000 सैनिक पकड़े लेकिन अपने सैनिक 250 भी नहीं छुड़ा पाए, और ना कश्मीर का मुद्दा हल किया। अनेक मुद्दे हल किए जा सकते थे, पाकिस्तान पराजित था। अच्छा, इन्होंने तो कुछ नहीं किया, ये तो गोवा भी नहीं ले पाए, ये तो सिक्किम भी नहीं ले पाए, ये तो कुछ नहीं कर पाए। आप 12 साल में क्या क्या ले लिए, थोड़ा बताएंगे?
अब समय आएगा, वो भी समय आएगा, निश्चित रूप से भारत अपने सांस्कृतिक विस्तार को फिर से प्राप्त करेगा, हम तो आशान्वित हैं। लेकिन जो विषय आपने कहा वो यही है कि ये कांग्रेस के जितने प्रधानमंत्री थे वो अदूरदर्शी थे और उन्होंने देश को नुकसान पहुंचाने का काम। कितना नुकसान पहुंचाया देश को, यह प्रधानमंत्री जी ने आंकड़ों की शक्ल में भी बताने की कोशिश की है। प्रताप भानु जी, ये सुनकर आप कितने शर्मसार हैं आज, जब देश के प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के अंतर्गत यह बताया कि जब देश आजाद हुआ था तब हम दुनिया की 6वीं अर्थव्यवस्था थे और आपने अपने गौरवशाली और उल्लेखनीय नेतृत्व से इसे विश्व की 11वीं अर्थव्यवस्था बना दिया, 6वें से 11वें स्थान पर ला दिया। अब पिछले 11 साल से मेहनत करके हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के कगार पर है। मोदी जी ने बड़े दर्द भरे स्वर में यह कहा कि मेरी बहुत ताकत, बहुत ऊर्जा, बहुत क्षमता तो आपके पापों को धोने में जाती है, दुनिया को समझाने में जाती है कि हिंदुस्तान अब बदल चुका है। हिंदुस्तान की नई संभावनाओं से दुनिया को परिचित कराने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि आप लोगों के कालखंड में काम इतना गलत तरीके से हुआ। कितने शर्मसार है प्रताप भानु जी, माफी मांगना चाहिए। माफी तो नरेंद्र मोदी जी को मांगना चाहिए देश से, जो इतने महान नेताओं का, जिन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाया, जिन्होंने देश को आधुनिक टेक्नोलॉजी में दुनिया के छठी शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया, परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्र बना दिया, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण करके वो सब बुनियादी सुविधाएं मुहैया करा दी जिस पर खड़े होकर ये नरेंद्र मोदी भाषण या तो उसके बारे में कहते हैं। उन सब चीजों को नकार देना चाहते हैं, जो कि कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस नेतृत्व की वजह से, नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव, इवन मनमोहन सिंह जी की वजह से आज देश जो अर्थव्यवस्था में मजबूत हुआ है, आधुनिक नीतियों में हम मजबूत हुए हैं। यही नरेंद्र मोदी कहते थे कि जिस देश के रुपए की कीमत गिर जाती है वो उस देश की ताकत हो जाती है। कहां बची है 92 रुपए? 92 रुपए का $1 हो गया, मोदी जी के टाइम पे हुआ है। कहां अर्थव्यवस्था, आप देखिए 10% की ये ग्रोथ जीडीपी की बात करते थे, मुश्किल से है, हेरा फेरी करने के बाद 5-5.5% पे हैं आप। IMF बैंक देखिए, इनकी रिपोर्ट देखिए, मोदी के बोलने से क्या होता है ना। तो हम आप क्या कहना चाहते हो प्रताप भानु जी, मतलब देश का प्रधानमंत्री अगर कुछ बोलता है उसके बोलने से कुछ नहीं होता? इतने लाचार, इतने गए गुजरे देश हो गए हैं। 140 करोड़ भारतवासियों का नेतृत्व जो शख्स करता है उसके कहने से कुछ नहीं होता। ये हमारे देश की स्थिति है वाकई। देखिए डॉक्टर हिमांशु जी, यदि 140 करोड़ का वो नेतृत्व करते हैं तो उससे उतने ही करोड़ का देश का नेतृत्व कांग्रेस और कांग्रेस के नेता विपक्ष राहुल गांधी भी करते हैं। यदि इनकी 240 सीट लोकसभा में आई हैं तो 105 सीट लोकसभा में हमारी भी आई हैं। प्रतिशत में भी देख लो, मतदान जो मत प्रतिशत है वोटर्स का, वो भी देख लो। पहले तो ये बताओ आपकी 6 सीटें कैसे बढ़ी? हमारी जानकारी तो ये थी कि 2024 के चुनाव में आपकी 99 सीट आई थी, 3 अंकों पे भी नहीं पहुंचे थे। आपने कौन सा खेल किया जिससे 105 पे पहुंचे? पहले तो ये समझाओ प्रताप भानु जी। मोदी जी की नाकामी और कांग्रेस के नेतृत्व पर विश्वास जनता का कि राहुल गांधी 105 तक यदि पहुंचे हैं। एक बात बताओ प्रताप भानु जी, मोदी जी की नाकामी भी 240 सीटें ले आती है और आपके नेता की सफलता 99 सीट या आपके अनुसार 105 पर आ जाती है। इस फर्क को समझाओ। एक की विफलता भी 240 और आपकी उल्लेखनीय सफलता भी 99 या 105 और उस पर आप मुग्ध। थोड़ा हमें भी समझाओ प्रताप भानु जी। समझा देते हैं यदि आप समझना चाहते हैं तो। अरे बिल्कुल। ऐसा है, जब राहुल गांधी के पास, राजीव गांधी के पास 412 सीटें थीं और उस चुनाव में 89 के चुनाव में, 90 के चुनाव में हमारी 190-195 सीटें हो गई थी, तो राहुल गांधी ने सरकार नहीं बनाई थी। उनको आमंत्रित किया था राष्ट्रपति ने, उन्होंने कहा कि हमें उतना बहुमत नहीं मिला, हम सरकार नहीं बनाएंगे। जब ये 350 से घट के 240 पे आ गए तो सत्ता की कुर्सी का लालच इनके दिल में, दिमाग में, और इनका चस्का इतना लग गया है कि नैतिकता कुछ नहीं है। झूठे आरोप लगाना, चरित्र हनन करना, कांग्रेस नेतृत्व का बुराई करना। नेहरू गांधी और राजीव गांधी कर गए, वो ये क्या करेंगे? उनके पैर की धूल भी नहीं, यदि मैं कहूं। ऐसे फ्रीडम फाइटर्स फैमिली को ऊपर अनशन लगाते हैं, झूठ बोलते हैं।
जब निशिकांत दुबे कल किताब पढ़ रहे थे, नेहरू के चरित्र पे लांछन लगा रहे थे, स्पीकर चुप रहा। जब इंदिरा गांधी के चरित्र पे लांछन, वो भी किताब का उद्धरण कर रहे थे। इनकी नैतिक स्तर इतना गिर गया हो जिस सरकार का और उसके प्रतिनिधियों का, उसके बारे में मेरे से क्या पूछना चाहते हैं? मैं तो पूछना चाहता हूं, एक तो ये कि आपने अगर इतने कमाल का काम किया तो 2 चुनावों में 44 सीट और 50 सीट पर आप क्यों रह गए थे? इतने अगर कमाल का काम था आपका। एक दूसरा, आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि कुल मिलाकर अगर अभी भी आपका नेतृत्व इतना चमत्कारी है तो अभी आप 100 के लिए भी क्यों तरसते हुए दिखाई देते हैं? ना तो आपका अतीत का काम जनता को भा रहा है, ना भविष्य को लेकर कोई उम्मीद आपसे जाग रही है। कहां हो प्रताप भानु जी? जनता के दिलों में हैं हम। अच्छा, और अगला चुनाव होगा तो 300 से ऊपर सीटें मिलेंगी। इनसे तो पूछो आप, कहां है 2 करोड़ लोगों की हर साल की नौकरी? कहां है महंगाई पे कंट्रोल? डीजल पेट्रोल किसान का खाद दुगने भाव पे हो गया, किसान की आमदनी दुगनी नहीं हुई। आप रुपए की कीमत देखिए, घट के 92 रुपए आ गया $1, जो हमारे सरकार में मनमोहन सिंह के टाइम पे 58 और 60 रुपया था। जो 60 रुपए था, 70 रुपए था, कहां आ गया? पर मैं वापस भगवान इसरानी जी के पास आता हूं। और इसरानी साहब, अब आपसे जानना चाहता हूं कि विपक्ष के पास में अपनी बात कहने के लिए कोई अवसर है, या आपने जो एक प्रकार का विकल्प लाचारी भरा हमें सुझाया है? ला सकते हैं, अविश्वास ला दे। आपको स्वयं अविश्वास पर कोई विश्वास है भगवान देव इसरानी जी कि ओम बिरला जी के खिलाफ अगर अविश्वास लेकर आएंगे तो वो पास हो जाएगा? ये क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ भी आते हैं, अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी आते हैं, और ये मालूम होता है कि भाई सत्ता पक्ष के पास बहुमत है, वो गिर जाएगा। लेकिन अपनी बात करने का ये लोकतांत्रिक तरीका है, और वो बात रिकॉर्ड पे आए, सही चीजें रिकॉर्ड पे उनका पक्ष आए, इसलिए ये किए जाते हैं। ऐसा ये एक तरीका है और ये अपनाया जाता रहा है। लेकिन देखो क्या है हिमांशु जी, ये बात सही, हमने आपको बताया कि नियमों का उल्लंघन खुलेआम हो रहा है। वही स्पीकर निशिकांत दुबे को अनुमति देते हैं, बराबर दे रहे हैं, वही स्पीकर उनको अनुमति रेफरेंस की भी दे रहे हैं, वो पूरा पढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो रहा है? तो क्या है कि जब अब सारी मर्यादाएं टूट रही हैं हर स्तर, ऊपर से लेकर नीचे तक, तो हर क्या तरीके की मर्यादा टूट रही है। एक और बात बताइए, हमारे यहां पे आजकल एक विकल्प निकला है, जब कहीं से बात ना बने तो अदालत का दरवाजा ठकठका दो। इसमें अदालत जाने का कोई विकल्प है क्या? वो बहुमत साबित करने के संदर्भ में तो चले जाते हैं, उसमें तो कोर्ट ने दखल भी दिया है, थोड़ा हाथ पैर बांधे हैं, इसमें कुछ गुंजाइश है? या भगवान देव इसरानी जी आज मानेंगे कि देखो होता तो नियम सर्वोपरि है, पर व्यवहार में व्यक्ति सर्वोपरि हो गया? ये बात आपको समझ में आ रही है नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद? इसरानी जी, सर्वोपरि नहीं हुआ है, सत्ता पक्ष सर्वोपरि हो गया है। सारी संस्थाओं को जिस तरीके से जकड़ा जा रहा है, इसको हमें मानना पड़ेगा। हम देख रहे हैं, खुलेआम देख रहे हैं। आप निशिकांत दुबे, सत्ता पक्ष तो अमूर्त होता है, विपक्ष भी अमूर्त होता है, मूर्त तो व्यक्ति ही होता है ना। तो इसरानी साहब, आपको ये कहने में ऐतराज क्या है कि हाँ भाई, दौर ऐसा आ गया जिसमें व्यक्ति ही महत्वपूर्ण हो गया? जगदीप धनखड़ के प्रकरण से सारी चीजें साफ हो गई। अपने विवेक से जगदीप धनखड़ ने एक निर्णय लिया और वो घर बैठ गए, ये चीज साफ हो गई। प्रताप भानु जी कोई हस्तक्षेप कर जा रहे हैं, एक बार उनकी टिप्पणी सुनते हो, प्रेम कुमार जी से आखिरी दौर की बातचीत करते हैं। नहीं, प्रेम कुमार जी से सुनते हैं। तो प्रताप भानु जी ने भी कहा जरा प्रेम कुमार जी से ही प्रबोधन सुनते हैं। तो प्रेम कुमार जी, अब आखिरी ओवर में बल्लेबाजी का मौका आपका ही है। लोकसभा में ना सही, पर राज्यसभा में प्रधानमंत्री धारा प्रवाह बोल रहे हैं, और धारा प्रवाह बोलते हुए उन्होंने बताया कि देखो देश की कोई हैसियत पहले थी नहीं, पर अब देश के सामर्थ्य को दुनिया स्वीकार कर रही है। वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो भारत की तरफ झुक रहा है। ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज भारत हो गया है। कुल मिलाकर भारत को नजरअंदाज करना संभव नहीं है। दूसरा उनका था विपक्षी दलों के संदर्भ में चुन चुनकर निशाना बनाना। उन्होंने टीएमसी को इस बात के लिए आड़े हाथ लिया कब दुनिया के सामर्थ्यवान तमाम बड़े देश भी अपने यहां अवैध प्रवासियों के खिलाफ
सुनियोजित तरीके से अभियान चला रहे हैं, तब हमारे देश में एक राजनीतिक दल की नेता घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालत में गुहार लगा रहे हैं। उनका इशारा सीधे ममता बनर्जी थी। ममता बनर्जी जो सर्वोच्च अदालत में पक्ष रखने के लिए गई थी एसआईआर के संदर्भ में, उसको प्रधानमंत्री जी ने निशाना बनाया। क्या कहते हैं आप? जी हिमांशु जी, देखिए घुसपैठिया जो उन्होंने कहा है नरेंद्र मोदी जी ने, यह विशुद्ध रूप से मुझे चुनावी भाषण लगता है, बंगाल के संदर्भ में लगता है, क्योंकि घुसपैठिया को हटाने या चिन्हित करने का कोई कार्यक्रम देश के पास है नहीं। फिलहाल एसआईआर जो चल रहा है, ये घुसपैठिया हटाने या पहचानने का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन एसआईआर के संदर्भ में वो बोल करके एक संदेश दे रहे हैं मानो एसआईआर घुसपैठिया को चिन्हित या पकड़ने का कार्यक्रम है, जो सच नहीं है। ये स्पष्ट रूप से झूठ है, गलत है, तथ्यात्मक रूप से। दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि उनके नेतृत्व में देश बहुत आगे बढ़ा है। वो आजादी के समय का भी जिक्र कर रहे हैं कि उस समय हमारी अर्थव्यवस्था छठी थी और कांग्रेस के समय 11वीं हो गई और हम उसको चौथे पर लेकर आए हैं। लेकिन हम जानते हैं रैंकिंग तो अपनी अलग चीज होती है, लेकिन ग्लोबल जीडीपी में हमारी हिस्सेदारी है, क्या है, वही वास्तव में हमारी समृद्धि या पिछड़ने का पैमाना होता है। तो आजादी के समय हमारी ग्लोबल जीडीपी में भागीदारी 4.2 से लेके 4.5 तक थी। ये रेंज इसलिए है कि 1947 का पर्टिकुलर आंकड़ा नहीं है, 1950 का है या उससे पहले का है। तो 4.2 से 4.5% हमारी ग्लोबल जीडीपी में हिस्सेदारी थी। आज वो हिस्सेदारी 3.5% से थोड़ा आसपास है, 3.7% के आसपास है। यानी हम सरकार नहीं बोल रहे हैं, लेकिन तब से अब तुलना करें तो हम कमजोर हुए, मजबूत अर्थव्यवस्था नहीं हुए हैं। तो लेकिन रैंकिंग में फर्क पड़ा है, तभी हम छठे थे, बीच में 11 हुए, आज चौथे हुए। हम जानते हैं 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होंगे तो फिर तीसरे भी हो जाएंगे। तो लेकिन प्रति व्यक्ति आय के पैमाने पर हमारी पोल फिर खुल जाती है, लेकिन हम उस पर ज्यादा नहीं बोलेंगे। दूसरी बात जो है, जैसे उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोला, आम आदमी पार्टी को भी नशा से जोड़ते हुए बोला, उन पर भी हमला बोला, कांग्रेस पर भी हमला बोला, और मोटे तौर पर राष्ट्रपति के अभिभाषण का जो विषय है उससे इतर इन्होंने अपोजिशन के खिलाफ एक हमला करने का अवसर इसको बना डाला। तो ये भी एक बात है। जबकि पूरे सदन में चर्चा के दौरान इस बात पर बहुत चर्चा हुई कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के अंतर्गत ही बोला जाए, उससे बाहर निकलकर ना बोला जाए, कितना बाहर निकला जाए, ये सब एक नए सिरे से विवाद भी पैदा हुआ है। पर हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने चुनावी भाषण ही दिया है 5 राज्यों के चुनाव के हिसाब से, क्योंकि भूपेन हजारिका वाली बात भी उन्होंने उठाई है, असम का अपमान किया है कांग्रेस, वो भी उठाया है। तो चुन चुन करके असम, बंगाल चुनकर उन्होंने बात कही है। उन्होंने अपने भाषण में 2 पंक्तियां भी कोट की कि तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे, आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छुपाओगे। ये बात हर इंसान पर लागू होती है। सच्चाई तो सामने आकर रहती है, वक्त आने पर सच्चाई सामने आएगी हर एक की, समय लग सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद संवाद की जगह है, और संवाद को देखकर, सुनकर, समझकर देश की जनता ये तय करती है कि उसे कहां किसके साथ जाना है। अगर संवाद के स्तर पर ही पहरे बैठा दिए जाएंगे तो जनता के स्तर पर फैसले लेने में कठिनाई रहेगी। कुल मिलाकर मर्यादा हो, शालीनता हो, गरिमा हो और उसके साथ में देश हित सर्वोपरि हो, ऐसा संसद में बैठने वालों से देश की अपेक्षा है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, आपकी प्रतिद्वंदिता हो सकती है, पर वो प्रतिद्वंदिता आपकी परस्पर होगी, इस देशवासियों और देश के हित के साथ नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमारी मान्यता है। उम्मीद करते हैं कि संसद में बैठे हुए लोग किसी पार्टी विशेष के साथ जुड़ने से पहले इस देश के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, और इस देश के साथ अगर जुड़ने की कोशिश करेंगे तो ऐसे दृश्य देश के सम्मुख प्रस्तुत नहीं होंगे और दुनिया में भारत को शर्मसार नहीं करेंगे। जो कुछ भी अभी संसद में हो रहा है उससे कोई लज्जित हो या ना हो, पर एक भारतीय के तौर पर हम निजी तौर पर अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं, क्योंकि इसके लिए हमने इन प्रतिनिधियों को वहां नहीं भेजा था। देखें, ये बात
ये माननीय कब समझ पाएंगे। पर आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने का। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। प्रदेश के प्रधानमंत्री के द्वारा अपने भाषण में उठाए गए तमाम मुद्दे आज इस कार्यक्रम में अनछुए रह गए। देश के प्रधानमंत्री ने कहा है तो उसकी मीमांसा होनी चाहिए। इस जिम्मेदारी के तहत कल एक बार फिर हम सम्माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा उठाए गए तमाम मुद्दों पर एक ईमानदार बातचीत की कोशिश अपने पैनलिस्ट के साथ करेंगे। पर अभी मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलते हैं रात 8 बजे। तब तक के लिए